नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शारदा जी अपने बेटे से गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा भोजन करते हुए तो जानवर की थाली को भी नहीं छीनते। मैं तो फिर भी तुम्हारी माँ हूँ। क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तू समय आने पर अपने ही माँ बाप को जाहिल गवार कहकर अपमानित करे। मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहू से कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चलो या फिर बुखार की टेबलेट ही लाकर दे दो, लेकिन उसने ना ही टेबलेट लाकर दी ना ही मुझे खाना दिया। इसीलिए मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी और आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठी ही थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझसे क्या कह दिया जो तू मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा यह खाना भी तो मैं खुद ही निकाला है और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो है। अगर इतना थोड़ा सा खाना खा लूँगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर, कहती हुई शारदा जी अपने बेटे अंकुश से अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। इस समय शारदा जी की पड़ोसन उर्मिला जी, जो कि शारदा की पक्की सहेली थी, उसकी आवाज़ सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा अंकुश भोजन की थाली लिए खड़ा है और शारदा जी जो जूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। अंकुश ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक ना समझते हुए वह थाली अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ आपने सब्जी और मंगाई थी ना, यह लो मैं सब्जी ले आया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते हुए वह उर्मिला जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उर्मिला जी की एक आदत थी, वह किसी के भी घर की बात को कभी भी बढ़ा चढ़ा कर बताती थी और शारदा जी के घर की तो वह एक एक बात को जानती थी और उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता था। इसीलिए उन्हें जैसे ही आभास होता कि शारदा जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं, वह तुरंत ही बिना काम के ही उनके घर पहुंच जाया करती थी ताकि शारदा जी के ऊपर उनके बेटे बहू और ज़्यादती ना कर सके। दरअसल शारदा जी को अंकुश ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के मदद के लिए अपने पास शहर बुला लिया था। अपनी पत्नी की सेवा के लिए और उसके पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते थे। शारदा जी के पति संतोष सिंह जी का एक फलों का बगीचा था जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाए जाते थे। उससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। संतोष सिंह जी के जितना भी पैसा कमाते, अंकुश समय समय पर अपने खर्च गिनवाकर अपने पिता से पैसे का रोना रो रो कर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। संतोष सिंह जी बेटा मोह में आकर उसे समय समय पर पैसे देते रहते थे, लेकिन बेटे को ना ही अपने पिता की मेहनत की कोई कदर थी और ना ही अपनी माँ की मेहनत की कदर थी। उसे लगता यह तो उनका फ़र्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और शारदा जी की बहू प्रिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय शारदा जी दीपक जला रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा हमारे वंश को जलाने वाला दीपक आ गया, इसीलिए उसका नाम दीप रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद शारदा जी की बहू प्रिया को अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में शारदा जी ने घर में रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीप जलाए। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दीपावली मनाई जा रही हो। प्रिया ने जब देखा
चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं। आंगन में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई है तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, शारदा जी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब शारदा जी ने प्रिया से पूछा, बहू, यह सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया तुम्हें कैसा लगा? तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज़्यादा अच्छे से होता है। शारदा जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन वह उस समय कुछ भी नहीं कर पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइएगा। आज घर का खाना भरपूर खाऊंगी। शारदा जी बोली, बहू, छोटे बच्चों की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन प्रिया शारदा जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वह तो उन्हें गांव की गंवार समझती थी और खुद को नए ज़माने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडल लड़की। इसीलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी, यह सब पुरानी बातें हैं, आप लोगों के ज़माने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ तो रहा नहीं होगा, तो कहाँ से खाएंगे ऐसा स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप ऐसा ही कीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फ़ोन लगाकर बता दूँगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। शारदा जी अंकुश के गुस्से को जानती थी और प्रिया के बारे में भी जानती थी। वह एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती है और अंकुश बिना सच जाने उन पर भड़क उठता है। उस दिन भी उसने पत्नी की बहकावे पर ही अपनी माँ की खाना खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसीलिए शारदा जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार यह लोग खुद ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने प्रिया के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उस दिन प्रिया ने भरपूर खाना खाया और उंगलियां चाटते रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज़्यादा खा लिया है कि पेट में जगह ही नहीं है। शारदा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चों के लिए कैसा खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान, आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते का कोई नुकसान ना हो। यह आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं। शारदा जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 2 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। प्रिया के पेट में भी जलन होने लगी। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। प्रिया को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गया। अब प्रिया को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार को भी चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वह अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं? जो अभी मेरी डिलीवरी हुई 8 दिन भी नहीं हुए हैं और मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया। मैं मानती हूँ कि मैं आपसे ऐसे खाने के लिए जिद की, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ हैं आप? कहते हुए उसने अपने पति अंकुश को भी अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया। तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी है, उनका फर्ज बनता था हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा ही करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गंवार ही है। इन्हें कल ही गांव भेज दो, नहीं चाहिए मुझे
ऐसी गंवार औरत मेरे घर में। पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यह उसे अपने जैसे ही गांव की भाषा और गंवारों जैसा ज्ञान देगी। सुबह होते ही इसे वापस उनके गांव भेज दीजिए। प्रिया ने जब ऐसा कहा तो अंकुश को भी लगा कि वास्तव में माँ गांव में ही रही हुई है तो उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसीलिए उसने प्रिया और अपने बच्चों की हालत को देखकर अंकुश गुस्से से अपनी माँ को अनाप शनाप गालियाँ देने लगा। सुबह होते ही उन्हें उनके गांव ले जाने के लिए जैसे ही घर से निकल रहा था कि इस समय उनके पिता संतोष सिंह जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंच गए। अंकुश ने अपने पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, देखिए ना, पापा तो हम सभी से, खासकर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थी गांव जाने की। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कीजिए। संतोष सिंह जी को देखकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। संतोष सिंह जी ने उनके आंसू देख लिए थे लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। शारदा जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रखा और फिर से रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। शारदा जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने घूरते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि डिलीवरी के बाद नई माँ को क्या खाना चाहिए आपको नहीं मालूम क्या? शारदा जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि शारदा जी उसके पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी तो प्रिया ही उनसे कहा करती थी, मम्मी जी, मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइएगा वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी शारदा जी करे भी तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी संतोष सिंह जी ने शारदा जी को आवाज़ लगाई और कहा, शारदा, एक गिलास पानी तो लेकर आना। शारदा जी ने एक गिलास पानी ट्रे में लिया और संतोष जी के पास गई। उनकी नज़रें झुकी हुई थी क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि संतोष जी से नज़रें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। संतोष जी ने शारदा जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, शारदा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? शारदा, क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों दिख रहा है? शारदा जी संतोष जी के ऐसे अपनेपन भरे सवालों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगा उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ बांटने वाले आ गए। कोई तो है उनका सहारा देने के लिए जिनके भरोसे वह कुछ कर सकती हैं, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी ही बनाकर रख दिया था। संतोष जी ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, शारदा, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा मुझे बिना डर के बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद शारदा जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वह तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहकर शारदा जी वहाँ से उठकर जाने लगी क्योंकि उनका बेटा अंकुश भी उन्हीं के पास बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू भी रसोई से उन्हें इशारे से आंखें दिखाकर धमका रही थी कि वह उन्हें कुछ भी ना बताए। लेकिन संतोष जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह समझ रहे थे कि शारदा जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और बैठाते हुए बोले, नहीं शारदा, तुम कितना भी झूठ बोलो,
लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है। संतोष जी के इतना कहते ही शारदा जी ने वह सारी बातें बता दी जो बेटे बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। हम गांव में रहते ज़रूर हैं, लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगलों में रहते हो ना, यह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गंवार माँ बाप की पसीने की कमाई से खरीदा हुआ है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर में आ रही थी तब इसके पैर तो मानो ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। यह तो मानो खुशी से बावली होती जा रही थी। इसीलिए तो आज पड़ोस और पूरे गांव भर में अपने हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया है और इसके घर आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने वाली है। और जो भी मिलता, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो या छोटे हो, सभी से यही कहती फिरती कि मेरे बेटे के बच्चों के आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आए और मेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन यह अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो, बिना कुछ किए ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो शारदा, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूँ, इसीलिए बेटे के मोह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर लाया था कि शायद मेरे बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं गलत था। यह लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, यह लोग अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर यह लोग खेती बाड़ी गोबर कचरा तो कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा ही जानते हैं। इसीलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गंवार नाहक ही सोच बैठा कि गांव के ताज़े फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएगी। यही सोचकर यहाँ ले आया। माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, कहकर संतोष जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। तभी अंकुश दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी प्रिया अपने ससुर जी से माफ़ी मांगने लगी। तब संतोष जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उससे माफ़ी मांगना छोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगना ही है तो शारदा जी से माफ़ी मांगो। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो समझो मैं भी माफ़ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू शारदा जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। शारदा जी एकदम सरल हृदय की थी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसानों से ही होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज़ रह सकती है भला। कहकर उन्होंने दोनों के पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया। प्रिया अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला धड़क रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब वह अपनी सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उस दिन भर बेचैनी लगी रही, क्योंकि अंकुश तो खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया था। शारदा जी ने खाना बनाया, सभी को खाना खिलाकर खुद खाना खाया और आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो शारदा जी ने देखा प्रिया रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी, तो उन्होंने कहा, बहू अभी मैं जब तक हूँ तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई? मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। प्रिया थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी,
आप पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। शारदा जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज़्यादा ताकत भी तो नहीं लगती है, खड़े खड़े चाय ही तो बनानी है। इसीलिए वह संतोष जी के पास सोफे में जाकर बैठ गई। संतोष जी ने शारदा जी से कहा, शारदा, थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लग रही है। शारदा जी ने जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थी, उन्होंने देखा बहू चाय की कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच क्यों चला रही है। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह पानी लेकर चली गई संतोष जी को देने के लिए। थोड़ी देर में बहू ने चाय और बिस्किट लाकर दिया तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। अंकुश जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लुढ़कते हुए देखकर दंग रह गया। उसने प्रिया से उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता यह लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। अंकुश ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वह वहाँ भी सोते ही रहे। अब प्रिया ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह अंकुश के कान भरती ही जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब यह दोनों बूढ़ा बुढ़िया हमारे कोई काम के नहीं रह गए। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, इससे कहीं कम खर्चे में काम वाली बाई काम करके अपने घर चली जाएगी, और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझे यह दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वह अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वह तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो यह बूढ़ा भी आ गया है, और कल की बात के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते, नहीं तो यह तो हमें ही इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, यह तो हमें सोचना होगा ना। इनका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे उनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा। तभी तो मैं इनको गवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तभी अंकुश बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रिया बोली, हम लोग इन बूढ़े बुढ़िया को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बातें शारदा जी ने अपने कानों से सुनी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था, और जोरों की प्यास लगने के कारण वह पानी लेने रसोई घर में जा रही थी। दोनों बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वे बिना पानी लिए ही वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पलंग पर बैठकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तब तक संतोष जी को भी होश आ गया। उन्हें शारदा जी को हाँफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ शारदा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? तभी शारदा जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। संतोष सिंह जी ने उनकी पीठ को सहलाया तो थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे सामान्य हुई। उन्होंने संतोष जी को बताया कि मैं जब पानी लेने रसोई में जा रही थी तो दोनों बेटे बहू को बातें करते हुए सुना कि वह दोनों कह रहे थे कि हमें इस दुनिया से ही जाने के लिए कह देंगे, और अब वह कह कर रोने लगी। उधर जब अंकुश ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह सन्न रह गया। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें खुली कर उसे देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून ही नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो अंकुश, तुम इन बूढ़े बुढ़िया के इकलौते संतान हो। यह लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे उनके लिए
दवाई गोली से लेकर उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम उनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। अब आप खुद ही सोच लो इनका क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा ही ख़त्म कर देना है कि ज़िंदगी भर इनका बोझ ढोना है। अंकुश प्रिया से गुस्से में बोला, प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें मैं इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे नहीं ले सकता। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि उन्हें मैं गांव भेज सकता हूँ। अंकुश ने जो बात कही उस बात को शारदा जी ने नहीं सुना। वह प्रिया की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भ्रम पाले वहाँ से चली गई। अब संतोष जी ने सोचा क्यों न बेटा बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी उनके पास वापस नहीं आएंगे। यह सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गए। शारदा जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसीलिए वे दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाज़ा लगाकर आगे बढ़ रहे थे। कितने भाग से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। वह इस शहर में रहता है और अब वह अपने घर जा रहा है, इसीलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। संतोष जी और शारदा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया है, क्योंकि उस ऑटो वालों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया था। वह अपनी बेटी के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ नहीं कह पाया और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था आपने मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह ऑटो वाला वहाँ से चला गया। संतोष सिंह जी ने शारदा जी से बोला, देखा शारदा, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना भी कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की जान भी बच सकती है। और वह दोनों सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। अंकुश ने देखा मम्मी आज अभी तक नहीं उठी है, ना ही पापा उठे हैं, तो वह उनके कमरे में गया यह देखने कि अभी दोनों क्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर देखा तो दोनों वहाँ से गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए। उसने प्रिया को जाकर बताया तो प्रिया तो मन ही मन खुश हुई। चलो दोनों बूढ़ा बुढ़िया से बिना कुछ कहे ही छुटकारा मिल गया। लेकिन अंकुश ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तब उसकी जान में जान आई और प्रिया ने जब यह समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वह अंकुश के साथ अपने सास ससुर के गांव गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुज़ुर्गों का क्या महत्व होता है। आपका वापस आ जाने से तो मैं दीप की परवरिश अच्छे से कर ही नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। संतोष जी थोड़े व्यवहारिक आदमी थे, इसीलिए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अभी हमारे खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वहीं शारदा जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसीलिए वह बार बार संतोष जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। संतोष जी ने सोचा शारदा की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया। अब तो प्रिया को मुफ्त की नौकरानी मिल गई
प्रिया शारदा जी की इतनी तारीफ करती कि वह उनकी तारीफ करते करते सारे काम करवा लेती। शारदा जी भी खुशी खुशी उसका काम यह सोचकर कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू हैं, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। प्रिया शारदा जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रहती और शारदा जी अपने पति संतोष जी से कहकर पैसे मंगवाते रहती। जब तक संतोष जी पैसे भेजते रहे तब तक तो प्रिया ने शारदा जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े संतोष जी के पैर के नीचे एक पका हुआ फल आ गया, जिसे फिसलकर ऐसे गिरे कि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो प्रिया को लगा उसके घर में आपत्ति आ गई। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वहाँ शारदा जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियाँ निकालने लगी। एक तरफ तो शारदा जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से परेशान थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उनसे गलतियाँ हो जाया करती थी, जिसका प्रिया भरपूर फायदा उठाती थी। प्रिया अब अंकुश के सामने शारदा जी की गलतियाँ गिनाती रहती, जिसे वह भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता था, क्योंकि वह भी एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ की छोटी छोटी गलतियों पर जिसे प्रिया और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया करती और घर में हंगामा करती रहती थी। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद संतोष जी की छुट्टी कर दी गई। अब हर 4 से 8 दिनों के बाद संतोष जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिस डॉक्टर की फीस दवाई का खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, जो प्रिया को बहुत अखरता था। कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर को खाना पीना किया, लेकिन धीरे धीरे ना तो वह घर के कोई काम ही करती थी, ना ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जैसे ही अंकुश अपने ऑफिस जाता है तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहकर उनके पीछे पड़ जाती। उसका बेटा दीप यह सब सुनता तो वह भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा था और उसे जैसे ही मौका मिलता अपने दादा दादी के पास जाकर दुबक जाता। लेकिन प्रिया की उसके ऊपर नज़र पड़ते ही वह अपने सास ससुर को भी खूब खरी खोटी सुनाती और दीप को भी गुस्से में आकर मार देती और उसे सख्त हिदायत देती कि वह उनके पास कभी न जाए। एक दिन शारदा जी अपने पति संतोष जी को अस्पताल लेकर गई हुई थी। प्रिया ने अपने कीमती जेवर उनके बैग में रख दिया और शाम को अंकुश से कहा कि उसकी एक सहेली के घर पार्टी में जाना है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी में अंकुश के सामने गहने ढूंढे तो उसे नहीं मिला। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वह सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखा। अंकुश उसे मना करता रहा कि वह उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे शारदा जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उनके बैग से कपड़े निकालकर बाहर फेंके तो कपड़ों के साथ साथ गहने भी गिर गए। फिर तो प्रिया आग की तरह अपनी सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। जब अंकुश ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वह भी अपनी मम्मी पापा से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। प्रिया ने कुछ दिन पहले ही संतोष जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और ज़मीन के पेपर में साइन करवा लिए थे, जो अब उनके नाम पर हो गया था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब अंकुश ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तब उसने कहा, आप लोग भूल कर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है।
अब संतोष जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। फिर भी जब बेटे ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। तभी वह एक होटल के पास जाकर रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वाले की कमी है। तभी शारदा जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब आप बुरा ना माने तो क्या हमें काम मिल सकता है। होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए तब काम करेंगे। तभी शारदा जी बोली, भाई साहब अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक ही रख लीजिए, फिर चाहे तो निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वाले की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने उन्हें काम पर रख लिया। संतोष जी व्यापारी आदमी थे, इसीलिए उन्हें बैठे बैठे काउंटर का काम दे दिया। और शारदा जी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए रसोई में चली गई। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस होटल के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट ले लिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत चलने लगा। उस रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि से ही संतोष जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों न हम शहर के दूसरे छोर पर जहाँ ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ एक और रेस्टोरेंट खोल दें, ताकि वहाँ भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मालिक बहुत ही नेक दिल था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं कही, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। यह आपका बड़प्पन है, इसीलिए मैं आपकी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन आपका नाम का आपका रेस्टोरेंट होगा, जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और उस मालिक ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और देखते ही देखते संतोष जी और शारदा जी का अपना रेस्टोरेंट खुल गया। जब उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था तब अंकुश और प्रिया भी आए थे, क्योंकि अंकुश उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अनाउंस हुआ तो संतोष जी तो प्रिया और अंकुश का धक्का सा लगा कि कहीं उसके पापा ही तो नहीं हैं। फिर उन्हें लगा, अरे इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी संतोष जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में संतोष जी और उनके पीछे शारदा जी चल रही थी। तब संतोष जी ने रेस्टोरेंट का फीता काटा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो गई और उनकी उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका एक छोटा सा होटल था। उसमें हम नौकर थे और हमने वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमारे जीवन में भी आए। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर से उधार मांगा और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पर हमने पूरा विश्वास किया था। उन्होंने हमें चोर साबित किया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ का धन तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने भी अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है। संतोष जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही अंकुश और प्रिया की नज़रें शर्म से झुक गई। दूसरे दिन सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब अंकुश सीधे संतोष जी के केबिन में जाने लगा। तभी गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे अरे,
आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर के केबिन में कैसे चले जा रहे हैं? तब अंकुश ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैं सर से शिकायत कर दी ना तो तुम्हारी अभी के अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम। भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूँ, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। अंकुश को मजबूरी में बाहर खड़ा रहना पड़ा। गार्ड ने अंदर जाकर जब संतोष जी से परमिशन लेने लगा तो संतोष जी ने कह दिया, अरे अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। संतोष जी अंकुश से मिले ही नहीं। अंकुश संतोष जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतज़ार करता रहा और जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था वह काम नहीं हुआ। इसीलिए उसे दूसरे ही दिन नौकरी से भी निकाल दिया। अब अंकुश के हाथ से नौकरी भी चली गई और संतोष जी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वह बहुत परेशान हो रहा था। उधर प्रिया ने सोचा संतोष जी का गांव का घर और खेत को बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह उसे बेचने के लिए किसी दलाल से बात करने गई तो पता चला किसी दलाल ने पहले ही उस दवाई के बिल के पास करने के समय साइन करवा लिए और उस प्रॉपर्टी को पहले ही हड़प लिया। प्रिया को भी 1 रुपया का फ़ायदा नहीं हुआ। अब उधर अंकुश परेशान हो रहा था तो इधर प्रिया परेशान हो रही थी। जब उनके बेटे दीप को पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने उस घर को भी बेच दिया जिस घर में वे लोग रहते थे। अब तो अंकुश और प्रिया दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर दीप को बहुत सारी घटना याद आ जाती थी। जब उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी, आज इसी भोजन के लिए वह कितना तड़पती है। संतोष जी इतने उदार दिल थे कि उन्हें अपना वह दिन रोज़ ही याद आता था जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारी की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांगकर खाया था। उन्होंने शारदा जी को अपना विचार बताया कि क्यों न हम शाम को सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचेगा उसे गरीबों में बांट दिया करे। शारदा जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब शारदा जी और संतोष जी रोज़ ही शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारी के लाइन में खड़े होकर खाना लेते हैं। प्रिया को तब अपनी गलती का एहसास होता है कि वास्तव में जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। शारदा जी रोज़ ही अपने बेटे बहू को भिखारी की तरह खाना देती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रह जाए, क्योंकि प्रिया ने एक बार नहीं 2 बार उन्हें जलील करके घर से बाहर निकाला था। इसीलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। संतोष जी और शारदा जी यह फैसला लेकर सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। बाय बाय।